गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 बताने वाला हूं, जिसमें कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका पहला ऑप्शन देखते हैं, ज़रा देखिए क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन 3 नंबर कह रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। फॉर्म मतलब होता है बनाना। कह रहा है बनाओ, क्या बनाओ, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का एक पेयर बनाना है, आपको एक जोड़ा बनाना है। फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, ये जो निम्नलिखित समस्याएं दी गई इनका। एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इनका सोल्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से ज्ञात करना है। ठीक, समझ में आ रही बात? तो चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। भैया टू नंबर की बात करें, पहले नंबर को क्या मानोगे? लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकेंड विल बी वाई। तो ऐसे लिखेंगे, डाला यहाँ पे सॉल्यूशन, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकेंड नंबर बी वाई। ऐसे लेट कर लिया, कर पाओगे? अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, देखें जरा फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान दे जरा सब लोग। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, डिफरेंस मतलब अंतर होता है, और अंतर हमेशा माइनस करके निकाला जाता है। तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू कितना? 26। पहला इक्वेशन हो गया, समझ में आ रहा है? चूंकि हमें यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करना है, तो क्यों ना हम किसी एक की वैल्यू निकाल लें, सब्स्टिट्यूट वैल्यू। तो चलो निकालते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने बताया था किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो किसकी निकालें? x की निकाल लें। x की वैल्यू निकाला तो आ गया कितना? 26 माइनस वाई। माइनस वाई होगा कि प्लस वाई? बिल्कुल सही, यहाँ माइनस का था उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 26 प्लस वाई। आगे बढ़ते हैं, अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। चाहे कंडीशन लिखो चाहे क्वेश्चन लिखो। आप देखें जरा सेकेंड कंडीशन क्या कह रही है। एंड लिखा एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। वन नंबर x था, वो दूसरे का 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स है मतलब एक नंबर दूसरे के 3 टाइम्स के बराबर है। आ गई बात समझ में कि नहीं? क्या कहना चाहता था वो यहाँ पे? वन नंबर मतलब पहला वाला नंबर इज 3 टाइम्स अदर, तो 3 से इंटू करेंगे दूसरे वाले में, दोनों इक्वल हो जाएंगे। और आपसे मैंने बताया था इन क्वेश्चनों में क्या ध्यान देते हैं, दोनों इक्वल होने चाहिए, इक्वल लाना होता है, इक्वल का साइन लाना होता है बीच में। ले आए? अब देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। x की वैल्यू यहाँ से क्या निकाली थी पहले क्वेश्चन से, तो आप यहाँ पे x की जगह में क्या लिख देंगे? 26 प्लस वाई इक्वल टू 3y, और साइड में लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आगे देखें, अब यहाँ पे क्या करें, y को चलो उस तरफ ले चलते हैं, या फिर y को इधर ले आओ। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो क्या, इस जगह हल कर देते हैं। आ जाएगा y माइनस 3y इक्वल टू माइनस 26। हमने आपसे बताया था जिसकी वैल्यू निकाल उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और बाकी सबको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। इसीलिए मैंने क्या किया, हमें y की वैल्यू निकालना था। देखो y के टर्म को हम इधर लेके आए, लाए ना वहाँ पे, तो y माइनस 3y हो गया, और 26 को उधर ले गए, माइनस 26 हो गया। यहाँ पे आया माइनस 2y इक्वल टू क्या? माइनस 26, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से इसको काट दिया, 13 आ गया। y की वैल्यू 13 आ रहा है समझ में? आगे बढ़ते हैं, y की वैल्यू निकल आई। अब कहाँ पे रखें y की वैल्यू? तो लिख देंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। कौन से इक्वेशन में रखोगे? फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो, दोनों से निकल सकती है। देखें जरा, तो x की वैल्यू यहाँ पे रख दें जो x की निकाली थी सब्स्टिट्यूट वैल्यू।
इसी में रखते हैं, यक्स का मान निकल आएगा। देखें जरा, तो यक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 26 प्लस वाई की वैल्यू 13, तो यक्स की वैल्यू क्या आ गई 39। ठीक है, उसने जैसा कहा था इक्वेशन बनाना, मैंने बना दिया। जैसा उसने बोला कि आपको और क्या करना है, देखो ये दूसरी इक्वेशन थी, है ना, ये पहली इक्वेशन थी, ये दूसरी इक्वेशन थी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। और पहली इक्वेशन का यूज़ करके यहाँ पे एक्स की जगह 26 प्लस वाई रखा गया था। जो उसने मेरे से बोला था मैंने वो बना दिया। लेकिन याद रखो, इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएंगे तो एक्स माइनस 3y इक्वल टू 0 हो जाएगी आपकी दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन हो जाएगी एक्स माइनस वाई माइनस 26 इज इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये हो सकता है आंसर में आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन बना के दे रहा हो, एक्स माइनस वाई माइनस 26 इज इक्वल टू 0। ठीक, समझ में आ रहा है। तो जैसा उसने बोला था वैसा मैंने किया। कोई समस्या हो इसमें बताएं, वरना आगे बढ़ते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। सुनिए, अब एक क्वेश्चन आया, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो ध्यान से सुनिए सभी लोग, ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 होता है, ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 होता है क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर कहलाते हैं। एक दूसरे के सप्लीमेंट्री कहलाते हैं, एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। इसी सप्लीमेंट्री को हिंदी में कहते हैं संपूरक कोण। क्या कहते हैं, और संपूरक कोण में कितने कोण होते हैं, 2। तो हमने आपसे कहा था कि भाई इसमें दो चीज़ों को मानना, तो एक को क्या मानेंगे, एक को x, दूसरे को y। और फिर पहली कंडीशन लगेगी सप्लीमेंट्री वाली। क्या सप्लीमेंट्री कंडीशन थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू, है ना। और दूसरी कंडीशन उसने भाई साहब ने दे रखी सवाल में, क्या दे रखी, बड़ा वाला जो नंबर है छोटे वाले से 18 ज़्यादा है, या बड़े वाले का छोटे वाले से जो अंतर है 18 का है, ये बोल रहा है। एक्सीड लिखा है ना, मतलब दोनों का अंतर 18 का है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलो देखते हैं। तो पहला एंगल क्या लेट करें, लिखेंगे लेट फर्स्ट एंगल बी एक्स एंड सेकेंड एंगल बी वाई। फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल लिख लो चाहो तो। ठीक है, यहां पे भी क्या लिखोगे, सेकेंड सप्लीमेंट्री एंगल बी वाई। कोई प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन बच्चों ध्यान दें। पहले कंडीशन क्या दी, सप्लीमेंट्री बोला उसने। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, दोनों एंगल का सम। आप समझ जाओ सप्लीमेंट्री तो दोनों का सम 180। अगर आपसे कहे कॉम्प्लीमेंट्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है कोटिपूरक। कोटिपूरक का मतलब दोनों का सम 90। तो आप अपने मन से इसकी एक सप्लीमेंट्री का नाम लेते ही आप समझ गए इनका दोनों का सम कितना होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। आगे देखो, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है, देखो कह रहा है द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल, लार्जर आपने x को माना था, स्मॉलर से 18 डिग्री एक्सीड करता है। मतलब yes, 18 डिग्री ज़्यादा है, यह कह सकते दोनों का डिफरेंस 18 का है। तो आप जब ऐसे लिखेंगे x जो है छोटे वाले से 18 डिग्री क्या करता है, एक्सीड करता है, मतलब ज़्यादा है, उससे अंतर रखता है 18 डिग्री का। तो अगर बराबर करना है तो 18 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा एंगल है, तो दोनों को बराबर करना है तो ऐसे 18 जोड़ सकते हैं। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस वाई इक्वल टू क्या, 18। अब जैसा कि आपको पता है कौन सा मेथड यूज़ करके आपको
निकालना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलो हम दूसरे इक्वेशन से ही सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं। तो ये करने की ज़रूरत ही नहीं थी, यहीं से इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन बन रहा था। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो यहाँ से हमें ये आगे करने की जरूरत नहीं है, यही आपकी सेकंड इक्वेशन, इसको मान लो और यहीं से सब्स्टिट्यूशन कर दो। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन। बेटा कौन से इक्वेशन में? फर्स्ट में रखना है। चलो रखते हैं, जरा ध्यान दें सभी लोग। तो यहाँ पे करते हैं, एक्स की वैल्यू क्या है? y प्लस 18 इक्वल प्लस वाई इक्वल टू कितना? 180। चलो भाई y 2y 180 माइनस 18 माइनस करें, 2y बराबर 162। अब देखो 2 से इसको डिवाइड करो, y की वैल्यू 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, y की वैल्यू तो छोटा वाला एंगल आ गया। अब बताओ x की वैल्यू कैसे निकलेगी? y की वैल्यू आपको इसमें पुटिंग करना है। तो x वैल्यू क्या थी? y प्लस 18 थी। तो बोलो x की वैल्यू क्या आ गई? 81 प्लस 18। तो ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 99 डिग्री। देखें, ध्यान दें, आप इनमें आंसर को भी चेक कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। देखो दोनों एंगल का सम 180 आ रहा है, दोनों के बीच में डिफरेंस देखो 18 का आ रहा है। देखो चाहे 99 में जब 81 ऐड करेंगे 180 आ जाएगा, और अगर 99 में 81 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। आपको किसी का आंसर देखने की जरूरत नहीं है, आंसर शीट देखने की जरूरत नहीं है। यहीं से समझ में आ जाना है कि हमारी दोनों कंडीशन एकदम फॉलो हो रही हैं, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 में। देखें, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ध्यान देना जरा। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। कितनी चीजें खरीद रहा है ये? क्रिकेट टीम का एक कोच है, वो क्या कर रहा है? 7 बैट खरीद रहा है और 6 बॉल खरीद रहा है। अब दो चीजें हो गई, अलग अलग रेट मान लो। लेट, क्या मानोगे? द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज x रुपए एंड द कॉस्ट ऑफ, ऐसे लेट करेंगे तो लेट करो, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज x रुपीज x and the cost of 1 ball is rupees y. अब according to first condition या क्वेश्चन, ध्यान दे जरा, अगर एक बैट, ध्यान सुनना, एक बैट 200 का मिलता है। अब अगर मैं आपसे कहूं 5 बैट कितने के मिलेंगे, आप क्या करते हो? 200 में 5 का इंटू कर दिया ना, 5 का इंटू कर दिया ना, तभी तो 1000 बता रहे हो। तो ऐसे ही ध्यान रखें, अगर एक बैट की कीमत x रुपए है तो बताओ कितने बैट खरीद रहा है? 7 बैट। तो 7 बैट की कीमत कितनी हो जाएगी? 7x। कोई प्रॉब्लम? अब देखो इसी बैट के साथ साथ और भी पैसे खर्च कर रहा है, बॉल भी खरीद रहा है। कितनी बॉल खरीद रहा है? 6 बॉल। तो एक बॉल की कीमत y रुपए है, तो 6 बॉल की, ठीक। टोटल कितना चुकाता है बेचारा? 3800। समझ में आ रहा है? ऐसे बेटा कर लेंगे, इक्वेशन आपकी ये फर्स्ट हो गई। कोई समस्या? बोलो। ऐसे सवाल बहुत इजी होते हैं। दूसरी इक्वेशन आप लोग खुद बना सकते हैं बिना कहे सुने। देखो जरा, अगली कंडीशन क्या? लेटर सी बाय 3 बैट्स
अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 5y इक्वल टू क्या 1750। आ गया समझ में? कोई समस्या इसमें, कोई प्रॉब्लम? कौन सा मेथड यूज़ करना है? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है, तो इसलिए x की वैल्यू निकाली जाए यहाँ से। चलो भाई दूसरे इक्वेशन से आप x की वैल्यू निकालेंगे। देखो आएगा 3x इक्वल टू क्या 1750 और माइनस का कितना 5y, और यहाँ से x की वैल्यू निकालें कितना आएगा 1750 माइनस 5y अपान में क्या 3। समझ में आ रहा है? ऐसे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को हल करने में थोड़ा दिमाग लगाना है, बहुत कायदे से मतलब कायदे से सॉल्व करना है इसको। अब ये वैल्यू पहले क्वेश्चन में रखेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, ऐसे लिख लेना, इन इक्वेशन फर्स्ट। चलो भाई फर्स्ट में रखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी 7x, x की वैल्यू क्या आई 1750 माइनस का 5y अपान में क्या 3 और प्लस का कितना 6y इक्वल टू 3800। यही था ना? कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान दें यहाँ पे बेटा, इसके अपान में कुछ नहीं, क्या माने? अब एलसीएम ले लो। जब एलसीएम लेंगे तो देखो यहाँ एलसीएम आएगा 3। अब देखो साफ साफ समझ में आ रहा है कि इसके नीचे तो 3 है, तो इसका तो कुछ इंटू करेंगे नहीं, इसमें 1 से करेंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये 7 बार इसका इंटू कर लो। 7 0 0 7 5 जा 35 कैरी 3 7 7 जा 49 49 में 3 ऐड करो 52। ठीक है, कैरी लगा 5 और 7 1 जा 7 7 5 कितना होता है 12। समझ में आ रहा है? ऐसे आप पहले इसका इंटू इसमें कर लें। अब 7 का इंटू किस में करेंगे? तो माइनस का 7 5 जा 35y आ रहा है बेटा। अब आगे देखें, प्लस यहाँ पे जब बड़े इसमें क्या है अपान में 1 से इसको डिवाइड करेंगे 3 आएगा, तो 3 का ऊपर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो 3 6 जा कितना हो जाएगा 18y इक्वल टू क्या 3800। अगले स्टेप में यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, इसके अपान में कुछ नहीं, क्या मानेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या फ़ायदा मिलता है? फ्रैक्शन ख़त्म हो जाती। किसी भी क्वेश्चन में फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का करते हैं यूज़। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से यूज़ करेंगे, आपकी फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी। ध्यान दो जरा, 1 से करेंगे वही रहेगा, तो इसलिए इसको आप ऐसे लिख देंगे 12,250। और देखिए 35y में 18y चले गए, कितना आया माइनस 17y। और यहाँ पे 3800 में कितने से इंटू करोगे 3 से कर लोगे। अब देखो माइनस का 17y इक्वल टू इधर इंटू करो 3 8 जा 24 3 3 जा 9 9 में 2 ऐड करो 11 माइनस का 12,250। ठीक है, कैलकुलेशन में अगर गड़बड़ नहीं होगा बिल्कुल समझ में आएगा। ध्यान दे जरा। अब यहाँ पे माइनस करते हैं, ये आया देखो माइनस का 17y इक्वल टू माइनस करो भाई 850 850 आ रहा है 850 आ रहा है ना। ऐसे देखो ये 5 बना हुआ है यहाँ पे। चलो देखो माइनस माइनस कट गया। अब y की वैल्यू निकालना है, बताओ क्या करोगे? y की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 850 में 17 से डिवाइड करेंगे 7 तो y की वैल्यू आ गई 50। ठीक है, अब y की वैल्यू कहाँ रखेंगे? ये जो x निकाला था मैंने, तो देखें जरा ऊपर का ये साफ कर दें। देखें जरा, इतने में कर देते हैं। तो x की वैल्यू देखो क्या आएगी
5 इंटू 5 एक्स, वाई की वैल्यू क्या थी 50 अपान में 3, एक्स की वैल्यू आ गई 1750 माइनस 250, 250 इसमें माइनस करो 1500 आ जाएगा ना, 3 से इसको डिवाइड करो तो एक बैट आपको कितने का मिल रहा है 500 का, और बॉल 50 रुपीज़ की। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का 4 करते हैं। बेटा एक चीज़ इसमें बताना है, बहुत ध्यान से समझें। इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब किसी शहर की बात बता रहे हैं कि एक टैक्सी जो होती है टैक्सी, तो उस टैक्सी का किराया 2 तरह से लिया जाता है। एक तो फिक्स चार्ज है और एक चार्ज नहीं, 2 चार्ज लगते हैं एक साथ। अगर आप टैक्सी में बैठ गए तो फिक्स चार्ज तो आपको देना ही है, और फिर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज लगता है। समझ में आया? पहली बात तो इस तरह क्वेश्चन आएंगे, तो फिक्स चार्ज को आप एक्स मान लिया करना और पर किलोमीटर के हिसाब से वाई। समझ में आया? अब एक बात मेरी ध्यान सुनो, अगर एक राम नाम का व्यक्ति था, एक व्यक्ति का नाम राम था, अब वो 5 किलोमीटर चलता है। अब आप बताओ तो इसको इक्वेशन कैसे बनाओगे? x प्लस 5y। क्यों? क्योंकि हमने हमारा फिक्स चार्ज है x रुपये और हर किलोमीटर का चार्ज y रुपये, तो 5 किलोमीटर का कितना हो गया 5y, तो x प्लस 5y बराबर जितना किराया हो। नहीं समझे? और कभी कभी ऐसे आ जाता है कि पहले 3 किलोमीटर का चार्ज फिक्स है। मतलब कोई आदमी अगर टैक्सी में बैठता है तो पहले 3 किलोमीटर का चार्ज मान लो 10 रुपये या 100 रुपये, ठीक है। और फिर अगले किलोमीटर आगे जो भी जितने किलोमीटर वो बैठेगा उसका पर किलोमीटर का चार्ज अलग दिया होता है। जैसे एक क्वेश्चन समझो, एक आदमी 10 किलोमीटर चलता है, ठीक। पहले 3 किलोमीटर का चार्ज फिक्स है, तो आपने उसको क्या मान लिया? मान लिया फर्स्ट 3 किलोमीटर का चार्ज जो फिक्स चार्ज था वो 100 रुपये था, और अगले जो पर किलोमीटर का चार्ज है वो y रुपये। तो अभी क्वेश्चन कैसे बनाओगे? x प्लस चला है 10 किलोमीटर, 3 किलोमीटर हटा दो क्योंकि वो फिक्स चार्ज में आ गए, तो बचे 7 किलोमीटर, तो 7 इंटू वाई 7y, तो x प्लस 7y इक्वल टू जो भी रुपए आपको दी हो। समझ में आ रही बात? आ रही ना? ऐसे आपके क्वेश्चन आएंगे। ये तो आपका ये पहला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तमाम बन के आ जाते हैं, तो जैसा हो वैसा करेंगे, ठीक। चलो देखते हैं। तो टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज, तो हम भाई इसमें मान लेते हैं, यहाँ सोल्यूशन डालते हैं, लिखते हैं लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स एंड द पर किलोमीटर चार्ज बी वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें कोई ऐसे नहीं बताया गया कि 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर, ऐसे कुछ नहीं बताया गया। तो आपको सीधा x और y ऐसे मान लेना पहले, और देखना है भाई पहली कंडीशन क्या दे रहा है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड ₹105। ध्यान से सुनो, तो भाई एक फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ता है। अब 1 किलोमीटर में आप y दे रहे हो, तो 10 किलोमीटर में कितना दोगे? साफ साफ समझ में आ रहा है, 10y इक्वल टू कितना? पूरा चार्ज मिला के 105 रुपये पे कर रहे हो ना। बोलो आया समझ में? x प्लस 10y इक्वल टू 105। ये आया कहाँ से? x तो फिक्स चार्ज था, और हर किलोमीटर का चार्ज कितना दे रहे थे आप? y। आपने क्या माना? एंड द पर किलोमीटर चार्ज बी y आपने यहाँ पे लिखा है, इसको y मान लिया। तो बताओ
हर किलोमीटर का चार्ज y है, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 10y। तो टोटल चार्ज कितना होगा दोनों का जोड़, और कितना टोटल चार्ज दे रहा है 105 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो इस तरह से पहले इक्वेशन बन गई। अब क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन देखो क्या कह रहा है, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर की अगर जर्नी होती तो उसको कितना देना पड़ता है। बड़ी आसानी से आप इक्वेशन बना सकते हो, क्या बनाओगे, x प्लस 15y इक्वल टू 155। कौन सा मेथड यूज करना है आपको, किसकी वैल्यू निकालें, 155 माइनस 15y कर सकते हैं, और ये वैल्यू कहाँ पे रखेंगे, तो लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, लिख लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखो यहाँ पे आए, अब ये वैल्यू इसमें रख रहे हैं, x ये रखो 155 माइनस 15y प्लस का 10y इक्वल टू 105। आया समझ में। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने इसको x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, रख दिया वहाँ पे, रखा। अब ज़रा देखें, 15y माइनस का 10y प्लस का 15y में 10y चले गए, काहे के बचेंगे, माइनस का 5y इक्वल टू 105 माइनस का 155, तो आया कितना, माइनस का 5y इक्वल टू कितना 50, वो भी माइनस का, माइनस माइनस काट दिया, ठीक है। अब चलो भाई इसको काटो 5 से, 5 10 जा 50, y की वैल्यू कितनी आ गई 10 रुपीज़, ये रुपए में आंसर आया बेटा, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई 10 रुपए। अब y की वैल्यू कहाँ पे रखेंगे, पहले वाले इक्वेशन में क्या नहीं, दूसरे वाले में, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 155 माइनस 15 इंटू 10, तो x की वैल्यू क्या होगी 155 माइनस का 10 से जब इंटू करेंगे 150 आ जाएगा, x की वैल्यू 5, मतलब फिक्स चार्ज कितने रुपए हो गया, और पर किलोमीटर चार्ज। आया समझ में। देखते हैं बेटा आगे, क्वेश्चन नंबर इसका 5 देखें, लिखा है फ्रैक्शन। देखो इस क्वेश्चन में फ्रैक्शन का नाम ले लिया गया। फ्रैक्शन मतलब जानते हो, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, फ्रैक्शन मतलब फ्रिक्शन नहीं, फ्रैक्शन होना चाहिए, फ्रैक्शन, ध्यान दे जरा। अब आपने फ्रैक्शन का नाम तो सुना ही होगा। फ्रैक्शन मतलब भिन्न होता है, और फ्रैक्शन में दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक न्यूमरेटर, एक डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को हिंदी में कहते हैं अंश, और हिंदी में और डिनोमिनेटर को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो इसमें भी दो चीज़ें हो गई, दोनों को अलग अलग मान लो। बच्चों ध्यान दो, लेट करेंगे, लेट न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर नेटर बी वाई। सुनिए, अगर कभी किसी क्वेश्चन में फ्रैक्शन की बात करेगा तो न्यूमरेटर को x और डिनोमिनेटर को y मान के तुरंत फ्रैक्शन बनाएंगे। क्या करेंगे, तो बताओ भाई फ्रैक्शन क्या होती है। फ्रैक्शन हो जाएगी न्यूमरेटर ऊपर और डिनोमिनेटर y। इतना आपको करना ही है। अगर किसी भी क्वेश्चन में फ्रैक्शन की बात करेगा तो आपको न्यूमरेटर को x, डिनोमिनेटर को y और अपने आप फ्रैक्शन बना लेना है। जब फ्रैक्शन बन जाए आपकी तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब देखें जरा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, आप देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, कह रहा है एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाती है, तो हम 9/11 हो जाती, 9/11 लिख लिया।
कौन हो जा रहा है 9/11? फ्रैक्शन। कब हो जा रही है? इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अर्थात आपकी फ्रैक्शन तो x/y थी, इसमें दोनों में 2 ऐड कर दिया गया। इसने ये बोला कि एक फ्रैक्शन कितना हो जाती है 9/11। कब? जब उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं? अब सोचो, अगर मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन ना बनाई होती तो किस में ऐड करते? है कि नहीं? इसलिए आपको फ्रैक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है। कोई दिक्कत इसमें? आप क्या करना चाहिए यहाँ पे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ताकि इसकी फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए। ज़रा देखें, 9y + 18 = 11x + 22। अब कौन से मेथड से यूज़ करना है इसमें? यहीं से y की वैल्यू ना निकाल लें? चलो y की वैल्यू निकालते हैं। तो 9y = क्या हो जाएगा? 11x प्लस का 22 माइनस 18। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11x, और यहाँ पे 18 माइनस करें, प्लस का 4 में क्या? 9। ये आप y की वैल्यू निकाल लिए। आप पहला इक्वेशन बना के रख लें यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है? और देखो, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन ध्यान दें जरा। सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है? इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो भैया क्या करो? फ्रैक्शन लिखो और इसके न्यूमरेटर में भी 3 ऐड करो, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करो। इक्वल टू कितना आ जाता है? 5/6। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आपको। आ रहा है? जैसा बोल रहा है मैं वैसा ही कर रहा हूँ। उसने बोला कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड करिए। ऐसा करते हैं, फ्रैक्शन आपकी कितनी हो जाती है? 5/6। मैंने वही किया, फ्रैक्शन उठाई, उसके न्यूमरेटर में भी 3 ऐड किया, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड किया, और इसके बाद इक्वल टू किसके कर दिया? 5/6। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, करो जल्दी से। तो 6x + 18 = 5y + 15। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था y की वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दें, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? 6x + 18 = 5 × y की जगह पूरा रख देंगे, कितना? 11x + 4 ब्रैकेट में लिख दें, अपान में 9 प्लस का 15। और यहाँ ये कहाँ से आया? फ्रॉम इक्वेशन, साइड में लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, पहले इक्वेशन का इस्तेमाल किया और ये वैल्यू रख ली। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले। क्या करना चाहिए इसमें? एलसीएम। देखिए, ये हो गया 6x + का 18 = देखो यहाँ पे एलसीएम कितना आया? यहाँ पे एलसीएम आ गया 9। चलो देखो, इसमें 1 से इंटू करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 5 से अंदर इंटू कर लीजिए। इसमें क्या हो जाएगा? 55x + 20 और प्लस, जब 1 से इसको डिवाइड करेंगे 9 आएगा, 9 का 15 में इंटू करो, 135। ठीक है, अब देखें, तो अब यहाँ पे क्या करें बेटा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलो करो इधर। 9 × 6 = 54x + 18 × 9 = 162 = 1 से करेंगे इधर तो कुछ होगा नहीं। तो चलो भाई, इसको ऐसे लिख लो, 55x और ये प्लस का कितना? 155। अब 55x को इधर ले आओ और 162 को उधर ले चलते हैं। तो 54x - 55x, 155 माइनस का 162। अब बताओ यहाँ पे क्या है? -x = बताओ वहाँ पे कितना है? -7। माइनस कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई? 7। x की वैल्यू यहाँ पे पुट अप करेंगे, इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं। देखें जरा, तो देखो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11 × 7 + 4 / 9।
तो y की वैल्यू क्या हो गई 77 प्लस का 4 अपान में 9, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 81 अपान में 9, 9 9 जा 81, y की वैल्यू कितनी आ गई? नहीं आया समझ में? अभी आपने x निकाला है, y निकालना है, आपको निकालना है फ्रैक्शन। क्या निकालना है? देखो क्या कह रहे हैं, फाइंड द फ्रैक्शन। तो अब आप कैसे फ्रैक्शन निकालोगे? फ्रैक्शन क्या थी आपकी? x अपान y थी ना, तो क्या निकल आएगी 7/9। और अपनी कंडीशन को यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो अपना आंसर सही है कि गलत। देखो इसने कहा था कि अगर दोनों में 2 ऐड करोगे तो 9/11 हो जाएगी। चलो भाई इसमें 2 ऐड करोगे 9 हो जाएगी, इसमें 11 है कि नहीं? दोनों में ऐड करके देखो सही आ रहा है। आओ दूसरी कंडीशन फॉलो करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या था? अगर दोनों में 3 3 ऐड करोगे, यहाँ पे 3 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे 12, दोनों को काटोगे क्या आ जाएगा 5/6। वही आ रहा था, तो कंडीशन सही है ना? इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है, मुझे आंसर देखने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से बच्चों इन क्वेश्चनों में आप आंसर भी चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत। अगर आपका आंसर गलत होगा, याद रखें कभी भी मैच नहीं करेगा, कंडीशन आपकी फॉलो नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये ईयर मतलब एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहे हैं, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times the age of his son। मतलब 2 बंदे हैं यहाँ पे, एक जैकब है, एक उसका बेटा। अब देखें क्या करें, लेट जैकब्स एज x year and his son's age is y years। ठीक है, कोई प्रॉब्लम बेटा? अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कुछ बातें आपको बता दें, एज से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आए तो एक चीज़ ध्यान रखें, अपनी एज के बारे में सोचना शुरू करो। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जैसे लिखा हुआ है 5 years hence, आज से 5 साल के बाद, hence मतलब बाद। ठीक है, आज आप कितने साल के हो? आज अगर आप 15 साल के हैं, 5 साल बाद कितने के हो जाएंगे? आपने क्या किया? अपनी एज प्लस किया ना, बस यही चीज़ ध्यान रखना है। अब बताओ, अगर जैकब आज x वर्ष का है तो 5 साल बाद कितने साल का? आज अगर उसका बेटा y वर्ष का है तो 5 साल बाद कितने ईयर का हो जाएगा? तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे और ये अपने दिमाग में रख रहे हैं, और 5 ईयर बाद वाली इसमें एज लिखेंगे। देखो क्या कह रहा है, कंडीशन पढ़ते हैं। 5 years hence the age of जैकब, तो पहले जैकब का नाम दिया गया तो उसकी एज लिख लेंगे। बताओ, x नहीं लिखोगे, x+5 लिखोगे, क्योंकि 5 साल बाद की बात कर रहा है। आज तुमने उसकी x मानी, 5 साल बाद कितना हो जाएगा x+5। ठीक, कह रहा है 5 years hence, 5 वर्ष बाद जैकब विल बी, मतलब जैकब की एज जो होगी ये इतनी हो गई। अब बेटे से रिलेशन होगा तो बेटे की उम्र यहाँ पे लिख लो, क्या हो जाएगी? अब इन दोनों को बराबर करना है, कुछ भी करके बराबर करना है। अब देखो कुछ कहेगा ये, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times। जैकब की एज कितनी होगी? 3 times, मतलब 3 से इंटू कर दो बेटे की उम्र में, दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे जैकब क्या है? अपने बेटे की उम्र से 3 times है। ठीक है, तो जैकब की उम्र बेटे की उम्र के बराबर करने के लिए बेटे की उम्र में 3 से गुणा करना पड़ा, 3 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा, क्योंकि 3 times था। ठीक है, समझ में आया? जिसको ना आया हो अभी पूछ सकता है, कोई समस्या हो बताएं। साफ साफ इसने बोला 5 साल बाद जैकब की उम्र अपने बच्चे की उम्र की 3 times होगी, तो 5 साल बाद जैकब की उम्र रखा, 5 साल बाद उनके बेटे की उम्र रखा, जैकब की उम्र बेटे की उम्र की 3 times है, 3 से इंटू कर दिया। ठीक है, अब भाई इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। x+5 इक्वल टू क्या हो जाएगा?
3y प्लस 15 नहीं, और यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल सकते हो। 3y प्लस कितना, 15 में 5 माइनस करो 10, ये 5 जाके उधर माइनस हो गया, 10 बचेगा। ये यहाँ से आपने एक इक्वेशन बना लिया, सब्स्टिट्यूशन का भी काम कर लिया है। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे दूसरे इक्वेशन में। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, जो बच्चा अपनी एज को लेकर के दिमाग लगाएगा इसमें, वो कभी फेल नहीं हो सकता, इसमें आसानी से कर सकता है। देखो आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, अब आप अपनी एज को ध्यान दें। अगर आज आपकी उम्र 15 साल है, 15 ईयर है, तो 5 साल पहले आप कितने साल के थे? साफ साफ समझ में आ रहा है, आपने अपनी एज में माइनस कर दिया, तो इनके साथ भी वही हादसा होगा, इनकी एज में भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो बताओ भाई, 5 ईयर्स एगो जैकब्स एज, तो जैकब की एज बताओ 5 साल पहले कितने साल के होंगे? तो बच्चे में नहीं कम होगी, y माइनस 5। अब हमें क्या करना है, इनको इक्वल क्या कैसे करना चाहिए? देखो क्या कह रहा है, 5 ईयर्स एगो जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, बेटे की उम्र में 7 से इंटू करोगे तब दोनों बराबर होंगे। समझ में आया? जैकब की उम्र उनके बेटे की उम्र की क्या है, 7 टाइम्स है, तो अगर बेटे की उम्र को 7 टाइम्स करेंगे तो जैकब की उम्र के बराबर आ जाएगा। वो आया समझ में? तो जैसा कह रहा है वैसा करते हैं। आगे देखें, अब x की ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या हो जाएगा, 3y प्लस 10 माइनस 5 इक्वल टू, अंदर इंटू करो 7y माइनस 35, और यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब भाई इसको माइनस करते हैं। देखो 3y और प्लस का 5 बचेगा, बोलो। अब उधर से देखो, उधर आया 7y माइनस 35। अब आपको y की वैल्यू निकालना है, y की सारे टर्म को इधर लाना है। तो देखो क्या हो जाएगा, 3y माइनस का 7y इक्वल टू माइनस 35 और माइनस 5, तो माइनस 4y इक्वल टू कितना, माइनस 40, माइनस प्लस हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई, 40/4। 4 से काटा 4 10 40, y की वैल्यू कितनी हो गई, 10। y की वैल्यू कितनी आ गई? अब जब y की वैल्यू आ गई, कहाँ पे रखें, जो आपने x की वैल्यू निकाली, सब्स्टिट्यूट किया था, तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी। देखो कितना, 3 इंटू y की वैल्यू 10 प्लस 10, तो x की वैल्यू आ गई 30 प्लस का 10, तो आप समझ सकते हो x की वैल्यू 40 ईयर्स आ गई। इस वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।